बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मुझे दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बोतल का जिन अगर बाहर निकल आए तो उसे वापस बोतल में डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कहा जाए ये पैनमा केस के हवाले से और उससे जुड़ी इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से तो शायद गलत ना होगा। JIT अपना काम कर रही है। 5 मई को तकरीबन इसने अपना काम शुरू किया था। पहली रिपोर्ट 2 हफ्ते बाद सबमिट कर चुकी है। हुसैन नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया है। ज़रा ये कहते हैं कि 3 नोटिस गए हैं। हुसैन नवाज शरीफ साहब गुज़िश्ता रोज़ वहाँ पेश हुए, लेकिन कुछ सवालात के जवाबात उन्होंने इसलिए नहीं दिए, बल्कि किसी सवाल का जवाब भी नहीं दिया क्योंकि उनका कहना यह है कि उनके पास उनको मौका नहीं दिया गया और ना ही कोई फोकस सवाल पूछे गए। साथ ही फिर एक और समन उन्होंने थमा दिया गया जिसमें फोकस सवाल भी पूछे गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन एतराज़ात की समाअत हुई जो कि हुसैन नवाज शरीफ साहब ने लगाए हुए थे JIT के हवाले से, JIT के 2 मेंबर्स के ऊपर से। उन एतराज़ात को मुस्तरद किया गया। क्या जवाब आया वो हमारे सामने है। इनफैक्ट कोर्ट का जो एक कहा जाए एक ऑर्डर है या उसकी पूरी जो प्रोसीडिंग्स की रिकॉर्ड है वो भी हमारे सामने मौजूद है, उस पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह से इस मुकदमे को अब तक लड़ा है और अब जिस तरह मामला आगे चल रहा है, क्या ये एक अच्छी सियासी और लीगल स्ट्रैटेजी रही है या नहीं? मुस्लिम लीग नून के पास, शरीफ खानदान के पास इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं और मामलात कितने आसान या मुश्किल होते नजर आ रहे हैं उनके लिए, इस हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बिजली का है, बिजली का बहरान। इसके बारे में ये कहा जाता है कि वो ख़त्म हो रहा है, पावर जनरेशन बेहतर हो रही है, लेकिन अभी भी सवालात हैं, ख़ास तौर पर छोटे सूबों के अंदर। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत बड़ा मसला मौजूद है। अब वो मसला वफाकी हुकूमत के बिहाफ पे कितना है या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो कितने इसके अंदर इन्वॉल्व है, उस पर बात करेंगे। सिंध हुकूमत सरापा एहतजाज है, वो भी फेडरल गवर्नमेंट से खुश नहीं है, जबकि चीफ मिनिस्टर साहब ने एक खत भी लिखा फेडरल गवर्नमेंट को। आज ख्वाजा आसिफ साहब से टेलीफोन पे बात भी की और जो वादा किया था ख्वाजा आसिफ साहब ने कि सहर और इफ्तार के वक्त बिजली नहीं जाएगी, वो वादा वफा नहीं हो रहा। खास तौर पर 13 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं सिंध के और कराची के अंदर भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि एहतजाज का जो ट्रेंड है, इसके ट्रेंड सेटर अगर कहा जाए तो वो मुस्लिम लीग नून थी, क्योंकि खैबर पख्तून जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 और 13 के माबैन, तो एक बड़ा नए टाइप का एहतजाज जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इंट्रोड्यूस कराया था। अब उसको ही रेप्लिकेट कर रहे हैं तमाम सियासी लीडर्स मुख्तलिफ पार्टीज़ के। तो इस हवाले से आज के प्रोग्राम में ज़रा डिटेल से बात होगी। शेठी साहब, ज़रा ये JIT की चीज़ें या JIT की प्रोसीडिंग्स है, ये डिस्कस करने से पहले अगर मैं आपको आज के क्लिप्स दिखा दूं जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद, सुप्रीम कोर्ट के बाहर दोनों तरफ के जो रहनुमा थे, यानी फवाद चौधरी साहब और दानियाल अजीज साहब, वो क्या कह रहे थे, पहले हम ये क्लिप्स देख लेते हैं फिर जरा इस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो हुसैन नवाज और तारक शफी साहब की तरफ से एतराज़ात उठाए गए थे JIT के ऊपर, वो मुस्तरद कर दिए। जो एक साहब हैं JIT के, जिनका सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है, उनका गहरा सियासी ताल्लुक है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ, और उनकी बीवी का, उनकी अहलिया का, उनका भी गहरा सियासी ताल्लुक है। ये मुख्तसर से क्लिप्स हमने आपको दिखाया। ऑल्दो आज ये भी देखने में आया कि धक्कम पेल भी हुई महज इस बात के ऊपर कि कौन पहले डाइस इस्तेमाल करेगा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि वो डाइस हम लेकर आए थे मीडिया की आसानी के लिए। बहरहाल वो डाइस अब वापस जा चुका है और कहा यह गया है कि वो रोस्ट्रम, वो डाइस अब इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा मुस्लिम लीग नून को और वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेमाल करेगी। अब सेठी साहब, बात यह है एतराज़ात को, जो एतराज़ात थे वो हमारे सामने है, हमने बड़ा डिटेल में डिस्कशन की थी उसके ऊपर। अगर ये कहा जाए आम फहम अगर अल्फाज इस्तेमाल किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने उन एतराज़ात को कोई खातिर खा कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, डिसरिगार्ड किया है, इनफैक्ट मुस्तरद कर दिए हैं, तो इससे क्या समझा जाए? क्या ये मुस्लिम लीग नून की सियासी या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की कमजोरी है? नहीं, मैं नहीं समझता पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की कमज़ोरी है। ये एक जायज़ डिमांड था कि 2 हज़रात के ऊपर उनका ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है, और उनके ऊपर सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्शंस लगाए गए थे। मगर ऑब्जेक्शंस में 2 किस्म के ऑब्जेक्शंस थे। एक तो ये, जैसे सुप्रीम कोर्ट साहब के जज साहब ने कहा, अजमत सईद साहब ने, कि यार रिश्तेदारियों से क्या होता है। रिश्तेदारी अगर है किसी की फलाने के साथ, ज़रूरी तो नहीं है कि हर बंदा जो जिसके साथ किसी की रिश्तेदारी है एक ही मौक़िफ़ हो और एक ही सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ हो। आपने देखा यहाँ तो एक भाई एक सियासी जमात में, दूसरा भाई दूसरी सियासी जमात में, और एक
कज़न जो है वो तीसरी सियासी जमात में, ये तो चलता है यहाँ। तो ये तो मेरा ख्याल है बड़ा जेन्युइन रिमार्क था जज साहब का कि यार ये रिश्तेदारियाँ निकालना जो है ना, और वो भी दैट टू कि ये तो नहीं कि जी मेरा बेटा है या मैं खुद हूँ, थोड़ी सी दूर की रिश्तेदारी। तो दैट्स वैलिड रिमार्क बाय द जज साहब। मगर मैं समझता हूँ वो जो आपने और मैंने डिस्कस किया था, बिलाल रसूल साहब के हवाले से कुछ सवाल पूछने वाले थे, अपने आप को मुतमईन कर लेते। देखिए ना, अगर एक साहब की एहलिया हैं, वो प्रूफ है उसका कि वो किसी पीटीआई में है या एंटी नून लीग पार्टी में है, तो फिर जाहिर है कि हस्बैंड की ऑब्जेक्टिविटी जो है वो क्वेश्चन आ जाती है। अब मुझे नहीं पता वहाँ क्या सवाल जवाब हुए, क्या सबूत दिया गया, नहीं दिया गया। अभी भी इस जो आपने क्लिप दिखाया इसमें अभी भी उसका जिक्र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये दिस इज कंफर्म्ड। अब उसको मुस्तरद कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जज हजरात ने। इसी तरीके के साथ एक दो और ऑब्जेक्शंस थे कि जी वो आमिर अजीज साहब के बारे में कि ही वाज पार्ट ऑफ अ नैब टीम दैट इन्वेस्टिगेटेड मियां साहब ड्यूरिंग मुशर्रफ टाइम। अब बिल्कुल ये सही है कि अगर ये ऐसी बात है तो जाहिर है कि एक्सपर्ट्स ही इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो और बात है कि उस वक़्त एक विच मगर विच हंट थी या नहीं थी, एक शख्स अगर वो स्टेट बैंक की हायरार्की तक पहुंचा है तो कोई ना कोई तो क्रेडिबिलिटी और एक्सपर्टीज तो होगी ना उनकी। मगर मैं समझता हूं कि मुझे नहीं पता वहाँ क्या सवाल जवाब हुए, क्या सबूत दिए गए, नहीं दिए गए। मगर मसला एक्चुअली जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये था, यानी ये बना है कि जज हजरात ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इंडिपेंडेंट एंड एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि मामला भी तो बड़ा टेढ़ा है ना। नॉट एवरीबडी इज एबल टू डू दिस। हर FIA का अफसर जो है या नैब का अफसर नहीं इस किस्म की फोरेंसिक एग्जामिनेशन कर सकता। और सो इसमें एक लिमिटेशंस तो थी अदालत की। मगर फिर मैं दूसरी तरफ जब देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि शायद किसी ने रिमार्क आया है कि भाई उनमें से एक बहुत कम अफसर हैं, उनमें से एक ही है ऐसा जो कि ये काम कर सकता था, एंड सो वी हैड नो चॉइस। मुझे नहीं पता ये किसने कहा, मगर मैंने सुना है कि इस किस्म की बात भी हुई है ऑन और ऑफ द रिकॉर्ड। ये तो मुमकिन नहीं है ना कि सारे पाकिस्तान में दो ही ऐसे अफसर हैं जो कि या एक ही ऐसा अफसर है जो कि SCCP में या स्टेट बैंक में जो कि कर सकता है इस किस्म की एग्जामिनेशन। तो मतलब यह है कि मैं समझता हूँ कि जजेस की सिचुएशन जो थी इट वाज अ लिटिल डिफ़िकल्ट। एक तरफ उन्होंने अपनी पूरी कोशिश, दयानतदारी और अज़म के साथ एक टीम बनाई है और आते सार उस टीम के ऊपर ऑब्जेक्शन हो गए हैं। अब अगर वो एकदम ही सारे ऑब्जेक्शंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर ये होगा कि फिर अगले दो लगाएंगे, उसके ऊपर भी कुछ निकल आएगा, फिर उसके ऊपर भी कुछ निकल आएगा। तो मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा कि फॉर द टाइम बीइंग इसको चलने दे, गौर से देखते हैं कि अगर कोई और ऑब्जेक्शन आता है कि नहीं आता। JIT की जो रवैया है वो जेंटलमैनली है और प्रोफेशनल है। अगर और कोई कंप्लेंट्स आए, इसीलिए मैंने सुना है, आज पढ़ा अखबार में कि कोई रिकॉर्डिंग भी अब हो रही है सारी प्रोसीडिंग्स की। तो मैं समझता हूँ देन आई थिंक इट शुड बी ओके। सेठी साहब उस रिकॉर्डिंग पे मैं समझता हूँ कि जज हजरात ने जो फैसला किया है फॉर द टाइम बीइंग दे आर ओपन टू रिव्यू। उन्होंने खुद कहा हम देखेंगे आगे कैसे चलता है। बट अगर उनमें से एक दो ऐसे अफसर थे जो अनड्यूली अग्रेसिव हो रहे थे तो शायद उनको भी एक पैगाम चला गया है सुप्रीम कोर्ट के जज हजरात से। अच्छा सेठी साहब, इसके अंदर जो ये रिकॉर्डिंग वाली बात है, इसके ऊपर तो खैर ख्वाजा हारिस साहब ने जो हुसैन नवाज शरीफ साहब को आज वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे इस मामले में, उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ किया है कि ये होता नहीं है, ये क्यों हो रहा है। उन्होंने तो इसके ऊपर एतराज़ किया है। बहरहाल एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि आज भी ख्वाजा हारिस साहब ने कहा जी कि वहाँ पर जो मेंबरान हैं वो फ़िरौन बने हुए हैं। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये इंश्योर करेंगे कि दोनों तरफ से कोई किसी को हम फ़िरौन नहीं बनने देंगे। लेकिन जो तारिक शफ़ी साहब के हवाले से बात की गई है, उन्होंने कहा जी अगर आपको उस बात पर या उस रिपोर्ट पर या उस बयान हल्फी पर नहीं यकीन जो तारिक शफ़ी साहब ने दिया है और जो उन्होंने बताया है, तो आप वो रिकॉर्डिंग देख लीजिए जिसमें तारिक शफ़ी साहब को धमकाया जा रहा है। इवन देन इन बातों को इतनी अहमियत सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी गई और ख़ास तौर पर यह कहा गया कि मेयर जो सस्पिशंस हैं उनके ऊपर किसी
मेंबर को नहीं हटाया जा सकता। तो फिर जो बात मुस्लिम लीग नून अभी भी जिससे स्टिक कर रही है कि नहीं जी वो एक का ताल्लुक ऐसे है, वो पीटीआई से है या मुस्लिम लीग काफ से है, दूसरे जो हैं वो दैबिया की इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व थे, दैट मीन्स कि वो फिर इल्जामात हैं, उनमें सब्सटेंस नहीं है। मैं यही तो, मुझे नहीं पता ना वहाँ क्या एविडेंस प्रेजेंट की है, क्या कोई एविडेंस प्रेजेंट की है कि SCP के जो साहब हैं उनकी एहलिया वाज अ मेंबर ऑफ ऑन अ लिस्ट ऑफ पीपल हु वर नॉमिनेटेड फॉर और कैंडिडेट्स फॉर सेनेट और नेशनल असेंबली और एनी अदर प्रोविंशियल असेंबली सीट। मुझे नहीं पता वहाँ क्या नून लीग की तरफ से क्या सिर्फ इल्जामात लगाए हैं या कोई एविडेंस भी प्रेजेंट किया, आई डोंट नो। तो ये तो बात निकली नहीं है कि क्या एविडेंस दी है कि नहीं। बातें तो बहुत हर किस्म की बात हो सकती है, मगर दूसरी बात यह है मुनीब के, आपको याद होगा हमने अपने प्रोग्राम में जब ये डिस्कस किया था पिछले हफ्ते, तो मेरा ये मौक़िफ़ था कि रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि ये मतलब है यू हैव टू बी फेयर। अब अगर हर बात जो है लड़ाई झगड़ा अगर JIT में होगा तो हर बात जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी और उन्होंने फिर फैसले करने हैं कि कौन फेयर है और कौन नहीं है और किसको हरास किया गया और किसको हरास नहीं किया गया, तो फिर बेहतर यही था कि रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो मैं नहीं डिफेंस के साथ हारिस साहब के साथ एग्री करता कि रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि अगर कोई इल्ज़ाम लगता है एक दूसरे के ऊपर तो फौरी तौर पे उसकी वेरिफिकेशन हो सके। सेठी साहब, ये जो बात अब खैर कही जा रही है, अब हुसैन नवाज शरीफ साहब को गालिबन कहा जा रहा है कि शायद तीसरा नोटिस है, वो कल दोबारा अपेयर होंगे JIT के सामने, और अब तो खैर कुछ फोकस सवालात भी आ गए हैं। लेकिन एक तनकीद जो की जा रही है, क्या ये जायज़ है? कहा जा रहा है कि फैसले के अंदर 13 सवालात रेज हो गए थे, तो उन 13 सवालात के हवाले से तो जो रिस्पोंडेंट्स हैं, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब के बच्चे हैं, उनको ख़ासतौर पर जो कारोबार कर रहे हैं, उनको उन सवालों के जवाब तैयार ऑलरेडी रखने चाहिए। ये कहना कि वक्त नहीं है या हमें मजीद फोकस सवाल पूछे जाए, ये दुरुस्त नहीं है। ये तनकीद किस हद तक जायज़ है? देखिए, डिपेंड करता ना कि कितना टाइम दिया जा रहा है। ये तो हो नहीं सकता कि जनाब वो पहले से एंटिसिपेट करके रखें और क्या सवाल हो सकता है और क्या नहीं। देखिए, मैंने जो हुसैन का स्टेटमेंट पढ़ा है वो ये कह रहा है कि 19 तारीख को उनको नोटिस हुआ है रात को 10 बजे जद्दा में। तो कहते हैं कि उसके 3 दिन के बाद वो पहुंच गए यहाँ। अब बात यह है कि दिस इज़ एब्सोल्युटली द मिनिमम। डोंट फॉरगेट कि यहाँ जो वीकेंड की छुट्टी है वो मिडल ईस्ट में वीकेंड की छुट्टी नहीं है वो। तो मतलब कि छुट्टियाँ भी बीच में आ जाती हैं। फिर मैंने जो पढ़ा, क्योंकि मैं आई एम आउट ऑफ द कंट्री, तो मैंने यही देखा है कि वो इतवार के रोज़ उनको तलब कर लिया तो और वो आ गए। मे बी दिस वॉज द सेकेंड नोटिस टू हिम जी। और उसके बाद फिर जो मैंने पढ़ा कि उसके डिटेल्ड अब जो उनको जो सवाल जो गया है उसके अंदर उनको कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्स फलानी चीज़ के बारे में लेके आए। तो आई थिंक ये अगर पहली स्टेज पे ये चला जाता, आई डोंट नो गया कि नहीं गया, बट डिले अगर डिले तो आई डोंट थिंक डिले इज़ ऑन द पार्ट ऑफ हुसैन। वो तो अगर 3 दिन में सऊदी अरेबिया से आ सकता है और चौथे दिन हाजिर हो सकता है, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ मेजर इशू। टाइम बिल्कुल देना चाहिए, स्पेशली वो लोग जो बाहर हैं उनको टाइम देना चाहिए। ये गलत बात है कि जी उनको 1 दिन का टाइम दिया और कहें जी आप पहले से तैयारी करके रखें, आपको पता है हमने क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। आई थिंक इट्स अ बिट अनफेयर। सेठी साहब, आज आपने प्रोसीडिंग्स के जो रिकॉर्ड सामने आया है, इनफैक्ट वो जो आज की एप्लीकेशन थी वो डिस्पोज ऑफ हो गई है जिस पे एतराज़ उठाया गया था हुसैन साहब की तरफ से, उसको आपने पढ़ा भी होगा। उसमें एक बात मेंशन की गई है, JIT ने कहा है कि उन्होंने वो कतरी शहजादे जो हैं जासिम साहब, उनको भी तलब किया था, वो अभी तक नहीं आए। जो अभी नेशनल बैंक के हेड हैं सईद साहब, वो नहीं आए। काशिफ मसूद काजी साहब हैं जो कि आपको याद होगा वो दैबिया वाले मामले के अंदर, वो अभी तक नहीं आए। कतरी शहजादे के हवाले से ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कहा है कि अगर वो नहीं आते तो फिर उनका ख़त जो है वो बिल्कुल बेमानी हो जाएगा। बहुत बड़ी रिलायंस शो की थी इस मुकदमे के अंदर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की या JIT की कोई रिट नहीं है आउटसाइड पाकिस्तान। अगर हुसैन और शरीफ फैमिली जो है ख़त लिखने वाले को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, परसुएड नहीं कर सकते कि आप जाइए, तो फिर उनका केस कमज़ोर हो जाएगा। अगर वो परसुएड कर सकते हैं कि वो आएँ और सवाल का जवाब दें तो केस मजबूत होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मगर एट द एंड ऑफ द डे उनको ऑर्डर के तहत नहीं बुलाया जा सकता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये ज़रूर किया जा सकता है कि अगर उनकी एविडेंस इज़ क्रिटिकल तो उनको वीडियो पे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जा सकती है। और अगर वो बिल्कुल ही आउटराइट रिफ्यूज़ल कर दें कि नहीं जी मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस भी नहीं करूँगा और मैं आऊँगा भी नहीं,
कंसिडरिंग कि वो चक्कर लगाते रहते हैं पाकिस्तान का, तो फिर डेफिनेटली शरीफ ब्रदरान का केस जो है, शरीफ फैमिली का केस कमज़ोर होगा। कि ये एक साहब है, उनको बुलाया जा रहा है, उन्होंने एक ख़त लिखा है, उसके बारे में कुछ सवाल जवाब हैं, हमने अपने आप को मुतमईन करना है, तो आप आइए। और ये तो इट्स द ड्यूटी ऑफ द डिफेंडेंट्स टू प्रोड्यूस अ विटनेस जिसके बारे में जिसकी एविडेंस उन्होंने दी है, तो वो तो क्रॉस एग्जामिनेशन तो होगा उस एविडेंस का। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट की बात है, अगर वो पाकिस्तान में हैं और तो उनको बिल्कुल पेश होना होगा, नो टू वेज अबाउट इट। ये तो हो नहीं सकता कि वो पेश ना हो, और अगर पेश नहीं होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अरेस्ट वारंट्स इश्यू होंगे, अवेलेबल होंगे, मगर आना पड़ेगा उनको। तो ये तो दिस इज ऑल फेयर। सेठी साहब, अब एक बात ये तो चलें, क्योंकि मामला आप भी जानते हैं, ये केस कानूनी से ज्यादा सियासी अहमियत इसकी बहुत ज्यादा है। क्योंकि जिस तरह से एतराज़ात उठाए गए, ये भी एक आंसर था कि शायद इसको एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि अगर फैसला खिलाफ आए तो उसको कहा जाए कि हम तो पहले ही एतराज़ उठा रहे थे JIT के मेंबर्स के ऊपर, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ अभी भी उन मेंबर्स के हवाले से वही है। आज भी या कुछ दिन पहले से भी एक तासुर जो खास तौर पर दानियाल अजीज साहब देते हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब इश्तहारी हैं, उन्हें कोई पकड़ता नहीं है, वो ATA के ATC के इश्तहारी हैं, उनके खिलाफ नोटिस चस्पा किए गए हैं, वो एब्सकॉन्डर है, उनको कोई पकड़ नहीं रहा है, वो अदालत में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट आते हैं, चले जाते हैं, कोई पकड़ नहीं रहा है, उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से इलेक्शन कमीशन डेट्स और बेंच बनाता है, उनकी सुनवाई होती है। ये इंप्रेशन देकर मुस्लिम लीग नून क्यों ये साबित कर रही है कि वो शायद हुकूमत नहीं बल्कि अपोजिशन पार्टी है? नहीं, बात ये है यार, ये इसका तो मैं भी गवाही दे सकता हूँ कि इमरान खान साहब को ख़ास अदालत की के हुक्म को नहीं मानते। मेरे अपने केस में 2 साल हो गए, मैंने इनको बुला रहा हूँ अदालत, ये आते नहीं हैं। तो मतलब है वो तो क्लियर है। और इनकी जिस किस्म की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, आपने और मैंने पहले भी डिस्कस की है, उसमें जुडिशरी के ऊपर प्रेशर रखना और डालना इज़ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटजी। अब हमारी जुडिशरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, पहली बात तो ये है कि वो इस किस्म का प्रेशर को रेजिस्ट कर सके। ऑनरेबल जजेस हैं, शरीफ लोग हैं। हाउ मुझे आप बताएं कि स्ट्रीट पावर और स्ट्रीट पॉलिटिक्स को कभी भी जुडिशरी डील कर सकती है? नो, बिकॉज एक तरफ शराफत है, डिग्निटी है, सब कुछ, दूसरी तरफ गाली गलोच है, तो हाउ कैन यू हैव अ डायलॉग? तो जजेस ने तो बेचारों ने तो अपनी जो उनकी कुव्वत है, जो उनकी कानून के मुताबिक ही चलना है ना, वो तो एड्रेस कर सकते हैं इन द पोलाइटेस्ट ऑफ टर्म्स एज पर द लॉ। तो मैं समझता हूँ कि कुछ मजबूरियाँ हैं, क्योंकि स्ट्रीट प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और आपने देखा कि जिस तरीके से PTI के लोग कानून को भी अपने हाथ में ले लेते हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन हम करेंगे आज, या करनी चाहिए। फ्रॉम टाइम टू टाइम ये धमकियां कि हम घेराव कर लेंगे इलेक्शन कमीशन का, ये इमरान खान साहब की धमकियां हैं। तो ये तो मतलब है कि आज तक हमने ये नहीं सुना था, मगर अब ये भी सुनने में आ रहा है। हुकूमत के घेराव का तो सुना था, अदालत के घेराव का नहीं सुना था। अच्छा शेठी साहब, ब्रेक ले लेते हैं। ऑल्दो मुस्लिम लीग नून हमें बहुत पुरानी कुछ यादें हैं, मैंने तो खैर वो पढ़ा है, आपने तो जैसे आप कहते हैं अंगार आंखों ने देखा, जब एक ज़माने में सुप्रीम कोर्ट पर दावा बोला गया था, वो भी तारीख का हिस्सा है। बहरहाल शायद लगता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, बिल्कुल हिस्सा, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस दफ़ा कुछ और प्रेसिडेंट सेट करने जा रही है। बहरहाल ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो लोड शेडिंग के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एहतजाज हो रहा है, वो एहतजाज भी एवेल्यूएट करेंगे, बिजली का मसला भी एवेल्यूएट करेंगे, सिंध के अंदर बहुत सवेर मसाइल हैं, सिंध हुकूमत सरापा एहतजाज है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट मैं ज़रूर चलाना चाहूँगा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का, वो क्या कह रहे हैं उस पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मामला क्योंकि पनामा का सियासी है, का एक केस तो चल रहा है, अब JIT भी बनी हुई है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से जब भी बात की जाती है, आपको याद रहे कि अभी पनामा का फैसला नहीं आया था, तो जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक फोरम पे फरमाया था कि हम लोहे के चने हैं, हमें चबाएंगे तो दांत टूट जाएंगे, या ऐसा ही कुछ करीब करीब उन्होंने फरमाया था। लेकिन अब उन्होंने एक और बात की है, गुज़िश्ता रोज़ वो जारी बात है, यौम तकबीर था, वो मुस्लिम लीग नून उसका क्रेडिट भी लेती है और लेना भी चाहिए। नवाज शरीफ साहब के दौर में एटमी ताकत बना पाकिस्तान,
ये क्या फरमा रहे थे ख्वाजा साहब, जरा सुनिए। 20 करोड़ पाकिस्तानियों में लाखों लोग हैं जिनको पाकिस्तान के बाहर से पैसे आते हैं, फॉरेन रेमिटेंस आता है, उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, सवाल सिर्फ नवाज शरीफ से पूछा जाएगा। तो फिर सवालिया निशान तो लगेंगे, फिर सोचना तो पड़ेगा। ये नहीं होगा कि तज़हीक की जाए, रुसवाई के पोस्टर छापे जाएं और हम खामोश रहें। सेठी साहब वो कह रहे हैं ये नहीं हो सकता कि हमारी तज़हीक की जाए, रुसवाई की जाए और हम खामोश रहें। तो क्या करेंगे, मुस्लिम लीग नून क्या कर सकती है? खामोश नहीं रहेगी और क्या कर सकती है? अच्छा, मैंने कहा शायद आप कहेंगे कुछ और उससे बेहतर ख्वाजा साहब से बेहतर कौन है? बिल्कुल सही। यानी कि आप ये समझते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जारी बात है उन्हें एतराज़ है, वो इंदिया ये देते हैं या हिंट ये लगाते हैं, दे रहे होते हैं कि शायद उनके साथ कोई सिलेक्टिव जस्टिस हो रहा है या वो कानून के हिसाब से नहीं हो रहा, आईन और कानून के हिसाब से जो होना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं वो सिर्फ आवाज़ उठाएंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे? तो और क्या कर सकते हैं यार, तुम बताओ ना। नहीं साहब, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बड़ा कुछ हो रहा है हमारे मुल्क भाई। वो नून लीग तो, देखिए मेरी बात सुनिए, नून लीग तो सुप्रीम कोर्ट का ये इलेक्शन कमीशन का घेराव नहीं कर सकती ना। हाँ, नून लीग जो है वो पार्लियामेंट का घेराव तो नहीं कर सकती ना। किसका घेराव करेगी? बनी गाला का, इमरान साहब, खान साहब के घर का घेराव करेंगे? वैसे एक बात सेठी साहब, घेराव मार कुटाई, घेराव, आग लगाओ, ये तो अपोजिशन का काम होता है, गवर्नमेंट का काम तो नहीं होता। ये तो सेठी साहब गवर्नमेंट ऐसे, अब ये कहा जाए बड़ी माजरत के साथ, गवर्नमेंट ऐसे शोर मचा रही है जैसे वो ऑपोजिशन में है, हुकूमत में नहीं है। वो दानियाल अजीज साहब भी इमरान खान साहब के हवाले से बातें करते हैं कि जी पकड़ नहीं रहे, भाई आपकी हुकूमत में पकड़े इन्हें। यार एटलीस्ट बोलन तो दियो ना मुनीब, दूजे ते जड़े ने टंगा तोड़ दो फिर देने। अच्छा, मैं अब उस पर आ रहा हूँ। ये सेठी साहब ने बात दी है, इनफैक्ट सेठी साहब ने तो वो हमें पैक दे दिया है कि जी वो मामला कुछ इसी तरह का ही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर के तलखी बहुत बढ़ गई। तलखी किस हवाले से बढ़ गई है, ज़रा आप ये पहले रिपोर्ट देखिए, फिर ज़रा इस पर बात करते हैं कि जो ये किया जा रहा है ये किस तरह की एग्जाम्पल और प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है। बिजली के हवाले से ही है, लेकिन पहले रिपोर्ट पर बात करते हैं। गर्मी में शिद्दत आने के साथ साथ लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू होता जा रहा है। खास तौर पर माह रमजान में लोड शेडिंग अवाम के लिए दर्द सर बनकर रह गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबे की हुक्मरान जमात पीटीआई के कई अरकान असेंबली भी लोड शेडिंग के खिलाफ घिराव और जलाओ की सियासत कर रहे हैं। 17 मई को पीटीआई की एमएनए आयशा गुलाली साहिबा की क़यादत में पीटीआई के कारकुनों ने वापडा हाउस पेशावर का घेराव किया। 26 मई को पीटीआई के एमपीए फजल इलाही साहब की क़यादत में पीटीआई के कारकुन ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गए और ग्रिड स्टेशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और बंद फीडर्स को ऑन भी किया। इस वाक़े के दूसरे रोज पीटीआई के कारकुनों ने एक मर्तबा फिर पेशावर के एक ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया, जबकि आज मालाकंड में एहतजाज के दौरान एक फर्द जाँ बहक और कई जख्मी भी हुए। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज का यह सिलसिला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक ही महदूद नहीं, बल्कि सिंध हुकूमत भी इस मामले पर एहतजाज कानूनी तौर पर रिकॉर्ड करवा चुकी है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कह चुके हैं कि वफाकी हुकूमत बिजली के मामले पर सिंध हुकूमत से बेइंसाफी कर रही है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि जिन इलाकों में बिजली के बिल नहीं दिए जाएंगे वहां पर लोड शेडिंग जारी रहेगी और खास तौर पर उन इलाकों में जहां बिजली की चोरी रिकॉर्ड की जा रही है। हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक 2013 में बिजली की औसत कमी 5000 मेगावाट से जायद और 2017 में तकरीबन 4000 मेगावाट है, जबकि इसी साल अप्रैल में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया था। यहाँ सवाल ये है कि सूबों के एतराजात को सामने रखते हुए क्या वफाकी वजीर पानी और बिजली जनाब ख्वाजा आसिफ का मौकफ दुरुस्त समझा जाए कि जहाँ बिजली की चोरी और लाइन लॉसेस होंगे वहाँ बिजली नहीं फराहम की जाएगी? क्या ये जवाब खैबर पख्तूनख्वा और सिंध हुकूमत को मंजूर होगा या नहीं?
सेठी साहब, अच्छा सर, सबसे पहले हम देखिए, ख्वाजा साहब की बात तो रिकॉर्ड के ऊपर है, वो आप भी जानते हैं क्या है, वो मैं भी जानता हूं। अब उसको जहन में रखते हुए कि जी जहां लाइन लॉसेस होंगे, जहां चोरी होगी, वहां बिजली नहीं जाएगी, और 18 घंटे की लोड शेडिंग वहां हो रही है जहां पर लाइन लॉसेस 75 से लेकर 100% तक है, या वहां चोरी भी हो रही है, बिल नहीं अदा किए जाते। अब बात यह जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है, ये अब क्योंकि लोग, जारी बात है, जब 45 डिग्री की गर्मी पड़ेगी तो लोग जेन्युइनली भी तो नाराज होंगे ना। रमजान का महीना शुरू हो गया, लोग तंग तो होंगे, तो किसी ना किसी तरह तो अपनी गुस्से को या फ्रस्ट्रेशन को वो बाहर निकालेंगे। देखिए, यहाँ दो तीन बातें हैं। ख्वाजा साहब की बात में वज़न भी है और नहीं भी है। उस बात में तो वज़न है कि जहाँ बिल्स पे नहीं किए जा रहे, वहाँ अगर बिजली उनको ना दी जाए, जबकि बिजली की शॉर्टेज है, तो वो तो बाद में कुछ समझ में भी आता है कि किसी को पेनल्टी तो लगानी चाहिए। मगर जहाँ लाइन लॉसेस हैं, तो लाइन लॉसेस में तो गवर्नमेंट की गलती है ना, आवाम की गलती तो नहीं है। लाइन लॉसेस में आवाम का क्या रोल है? ये तो वापडा का या वो डिस्कोस का उनका मसला है ना, जिन्होंने ट्रांसमिशन लाइंस को अपडेट नहीं किया और लॉसेस को रोका नहीं, या अगर चोरी हो रही है बिजली, तो वो तो रोकने की फिर बात आती है ना, तो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है। तो वो लोगों के खाते में क्यों डाला जा रहा है? सो मैं समझता हूँ जहाँ तक तो ये बात है कि जी वो जो बिल्स हैं वो पे नहीं किए जा रहे, खा वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, खा वो कोई डिपार्टमेंट हो, खा वो प्राइवेट कंज्यूमर्स हों, तो वो तो एक जायज़ बात है। मगर दूसरी बातें, चोरी हो रही है, लाइन लॉसेस हो रहे हैं, दैट इज़ द गवर्नमेंट्स जॉब कि चोरी ना हो, रोका जाए और ट्रांसमिशन लाइन्स को बेहतर किया जाए। आगे आइए, आपने कहा कि जी फ्रस्ट्रेशन है, गर्मी है, रोज़ा लगे है, तो फिर तो ये इस किस्म जायज़ होगा ही होगा। देखिए, बात यह है कि हर किस्म का एहतजाज जमहूरी हुकूमत में जायज़ है, एक्सेप्ट जहाँ लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लिया जाए, लूट फूट की जाए, आग लगाई जाए, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जाए, तो सख्त कानून के खिलाफ है। तो ये तो अलाउ किया ही नहीं जा सकता। आप फ्रस्ट्रेशन हैं आपकी, वो ठीक है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप मार कुटाई पे आ जाएं। अगर आपने यार्ड स्टिक ले ली तो सारा माशरा टूट जाएगा। घर में लड़ाई झगड़ा हो तो आप कहेंगे जी गोली मार दो, आग लगा दो, तो मतलब है कि दोस्तों में लड़ाई हो जाए तो जख्मी कर दो। यू कांट ब्रेक द लॉ, तो यू हैव टू रिमेन विद इन द लॉ। केपी में इसलिए हो रहा है कि जाहिर है वहाँ एक ऑपोजिशन की हुकूमत है, और आपकी खबर तो यही है कि उसमें मिनिस्टर हजरात और केपी के लोग जो हैं, वो तो रिकॉर्ड के ऊपर है साहब, वो तो जो एमपीए साहब है वो खुद ग्रिड स्टेशन के अंदर जाके कर रहे हैं। तो क्लियरली इसको एक सियासी तौर पे इसको एक इशू बनाया जा रहा है वहाँ। हालांकि ये सियासी इशू इतना नहीं है जितना ये ह्यूमन इशू है, और मुझे वहाँ ज़्यादा दुख होता है। जहाँ तक अब आप बात आई कि सिंध की, सेठी साहब अगर मैं ब्रेक ले लूं, मिले जुले इश्यूज हैं, मैं सिंध के हवाले से बात करता हूं, मैं ब्रेक ले लेता हूं, जब क्योंकि सिंध के अंदर भी जिस तरह आपने कहा वहाँ मिले जुले इश्यूज है, उस पर बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का मौक़िफ़ भी एक है हमारे पास, उसको भी वैल्यूएट कर सकते हैं हम। एक ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेठी साहब, एक बात जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से कही जा रही है कि जी देखिए, अगर वफाकी हुकूमत हमें जो टोटल पावर जनरेशन है उसका 13% केपी को मिलता तो हम ये हालात ना देखने पड़ते, हमें 2000 मेगावाट अगर मिल जाता तो ये हालात ना देखने पड़ते। और साथ ही इस बात का जवाब भी दीजिएगा कि ये ह्यूमन इशू तो है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने भी तो इसको एक वक्त में सियासी इशू बनाकर प्ले अप किया था इलेक्शन से पहले, आपको याद होगा। तो सियासी इशू तो सारे बना लेते हैं फिर से। जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल बनाते हैं सियासी इशू। मैं तो नहीं कह रहा कि नहीं बनाते, बिल्कुल बनाते हैं। नून लीग ने तो बहुत बड़ा सियासी इशू बनाया था जरदारी साहब के खिलाफ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो वो अंग्रेजी का मुहावरा है, नाउ द बूट इज ऑन द अदर फुट, जूता जो है दूसरे पाँव पे है। तो अब बात यह है कि ये तो अब तनकीद जो है सुननी पड़ेगी और बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। जवाब यही है कि आप 5 साल हो गए हैं, आपने क्या किया है ट्रांसमिशन लाइंस को ठीक करने के लिए, क्या किया आपने चोरी को ख़त्म करने के लिए, क्या किया आपने जो
पावर प्रोजेक्ट्स बंद पड़े हैं उनको चलाने के। क्या किया आपने सेक्युलर डेट के लिए ताकि पेमेंट्स हों और पावर प्रोजेक्ट्स बढ़ें? हम सुनते आते हैं कि जी बहुत सी एक्सेस कैपेसिटी है सिस्टम के अंदर मगर शॉर्टेजेस हो रहे हैं। तो इसकी क्या वजूहत है, तो हमें बताई जाए क्या मजबूरियाँ हैं। नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, क्या ये प्रोजेक्ट्स जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनसे चीपर हैं, तो फिर तो बात बनती है, मगर वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट सम ऑफ दीज इश्यूज। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की यही कोशिश है कि जी चलो जो सिस्टम है उसको ठीक कैसे किया जाए, उससे बेहतर ये है कि जल्दी से कोई नई चीज़ें लगा ली जाएं और काम को चला लिया जाए। मगर इसमें बड़े पैसे लगते हैं यार इन चीज़ों में, और फिर टाइम भी लगता है। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये लोड शेडिंग का मामला जो है ये चलेगा, और ये अगले साल जाके अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन आ जाएं और अगर इन्होंने ट्रांसमिशन लाइंस को फिर भी ठीक ना किया तो पता नहीं ये ट्रांसमिशन लाइंस ये लोड भी ले सकेंगी कि नहीं, 600, 6000, 7000 मेगावाट्स एक्स्ट्रा का लोड ले भी सकेंगी कि नहीं, या 10,000 का जो कि कैपेसिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। सो ये अभी तक मैं समझता हूँ गवर्नमेंट हैज़ नॉट गॉट अ सॉलिड हैंडल, जैसे कहते हैं ना, इस मामले को उन्होंने काबू नहीं किया, उनके हाथ में नहीं है अभी। इसमें भी बहुत सी जैसे लूज थ्रेड्स हैं इसमें। मतलब आप ये कह रहे हैं सेठी साहब कि अगर बिजली पावर जनरेशन के हवाले से जो बताया जा रहा है कि बिजली अगर जनरेट हो भी गई तो इस बात की अभी वो गारंटी नहीं है कि क्या ट्रांसमिशन हो पाएगी दुरुस्त तरीके से या नहीं। देखिए ना, बिजली तो अगले साल तक बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। कोयले के प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन आ रहे हैं, सोलर के ऑनलाइन आ रहे हैं, सो ये तो हो ही जाएगा। मगर बात यह है कि अगर पावर मिल भी जाए, और फिर LNG की इंपोर्ट भी हो रही है, एनर्जी बढ़ रही है, इससे कोई शक ही नहीं है। मगर बात यह है कि क्या आपकी ट्रांसमिशन लाइंस ये लोड ले लेंगी? ऑलरेडी इतना प्रेशर है ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर, और जब 10,000 मेगावाट्स यही ट्रांसमिशन लाइंस को लोड लेना पड़ेगा तो क्या ट्रिप नहीं करेंगी, गड़बड़ नहीं होगी? तो क्या अगले साल ये सुनने में आएगा अब नए प्रॉब्लम्स आ गए हैं, क्या उसकी कोई तैयारी हो रही है? मुख्तसरन बात ये है यार, ये पावर प्रोजेक्ट्स, ये जो बिजली का जो मामला है ना, ये ना जरदारी हुकूमत से ये हल हुआ, ना ही इस हुकूमत से ये हल हुआ। उनका तो हल यही था कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने जो हल निकाला है वो ये निकाला, चलो जी नए प्रोजेक्ट्स लगा देते हैं और कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी हो जाएं। कितनी जल्दी होंगे? 2 साल तो लग जाते हैं उनको तैयारी करते करते, उसके बाद 3 साल में ऑनलाइन लाना इज़ नॉट अ जोक। बट चलो, इनकी इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब हुकूमत इज़ वेरी एफिशिएंट एंड द चाइनीज़ आर वेरी एफिशिएंट। बट अगले साल देखना ये है कि क्या ये नए प्रोजेक्ट्स के साथ भी ये मामला हल होगा या नहीं होगा। बिकॉज ये सिर्फ मामला नए प्रोजेक्ट्स का नहीं है, ये मामला सर्कुलर डेट का भी है, ये मामला जो है ट्रांसमिशन लाइंस का भी है, ये मामला जो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कोस का भी है, ये मामला डेट कलेक्शन का भी है, ये मामला थेफ्ट का भी है, ये मामला जो है सब्सिडीज ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये मामला वो भी है, और ये मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का भी है, जहाँ कराची को कितनी बिजली देनी है, कितनी गैस देनी है, एंड फ्रंट KP को कितना देना है। ये दीज आर ऑल कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स। मैं समझता हूँ यहाँ अगर कोई जार होता ना, जार, जी, एक बंदा, एक मिनिस्ट्री जो ये सब चीज़ों को हल करती, जिसका पावर उतना ही होता जितना एक प्राइम मिनिस्टर का पावर है, उस जार मिनिस्टर को वैसे ही स्टैंड टू अटेंशन होते सब लोग, जैसे स्टैंड टू अटेंशन होते हैं जब PM हाउस से कोई ऑर्डर जाता है, तो फिर शायद एक ब्रिलियंट जार, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, जो कि क्रैक द whip करके ये सब चीज़ों को इकट्ठा करके तो मसाइल हल करता 4-5 साल में। मगर ऐसी सिचुएशन नहीं है। आपको याद है शुरू में पंजाब चीफ मिनिस्टर साहब कूद पड़े थे, फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब लगे रहे, फिर इसमें और मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व हो गई हैं, और सो देयर इज ऑल दिस, जितने खिचड़ी पकी हुई है छोटी मोटी। मामला यकीनी तौर पर गंभीर है, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत ने सिपेक का जो पहला प्रोजेक्ट है उसको वक्त से पहले ऑनलाइन ले आई है और उसकी पहली टर्बाइन चल गई है, दूसरी भी इनफैक्ट कहा जाता है चल गई है, तो पावर जनरेशन तो हो रही है। आज के इस प्रोग्राम में हमने यही बात की, लेकिन बहुत मेजर इश्यूज है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हो रहा है, जिस तरह से एहतजाज हो रहा है वो दुरुस्त नहीं, लेकिन सिंध हुकूमत जो एतराज़ कर रही है वो जायज़ भी है और सवाल पूछने का हक भी रखती है सिंध हुकूमत। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।